Prime Minister Modi is absolutely right when he says that, on the one hand, when we are celebrating 150 years of Vande Mataram, there are some political elements and parties that continue to live in the mindset of Gulami and colonialism. And therefore, any time India takes a step towards reclaiming its civilizational legacy and heritage, such people who are under the colonial hangover and influences, who even in their party continue to have foreign influences, they start opposing it. If we rename Prime Minister's office as Seva Tirth, they are opposing it. If we rename Rajpath as Kartavya Path and we remove George's statue and replace it with Netaji's statue, they are opposing it. If we rename road named after invader and Hindu murderer Aurangzeb and replace it with APJ Abdul Kalam, they are opposing it. If we are taking any decision to replace Lutyens' bust and are celebrating and honoring Rajaji, great freedom fighter, great son of India, then they are opposing it. So it seems that they are still in the Gulami mindset, and in this Gulami mindset, they love to eulogize the Mughal invaders and the British colonialists, and therefore they oppose it. Hasn't been able to free itself from the mindset of slavery and we are suffering its consequences, PM Modi. देखिए, आज जब हम 150वां वर्ष मना रहे हैं वंदे मातरम का, ये दुख की बात है कि एक तरफ तो भारत अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो विदेशी आक्रांताओं के और कॉलोनियल माइंडसेट में आज भी घिरे हुए हैं और इस गुलामी की मानसिकता का परिचय वो बार बार देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ बुलाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, 7 रेस कोर्स रोड हटाकर लोक कल्याण मार्ग करते हैं तो वो विरोध करते हैं। जब हम राजपथ को कर्तव्य पथ बनाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खड़ी करते हैं, जॉर्ज की मूर्ति हटाते हैं, तब वो विरोध करते हैं। जब नेवल एनसाइन में जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देते हैं, तब वो उसका विरोध करते हैं। औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करो, तब वो विरोध करते हैं। लुटियंस की मूर्ति हटाकर जब हम राजा जी की मूर्ति स्थापित करते राष्ट्रपति भवन में, तब भी वो उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग आज भी विदेशी इन्फ्लुएंस, कॉलोनियल हैंगओवर और मुगल आक्रांताओं के महिमा मंडन से बाहर ही नहीं आ पा रहे और इसीलिए वो इस प्रकार का परिचय बार बार देते हैं। यानी कि देश में जो भी अच्छी चीजें होती है कांग्रेस उसके ऑपोजिट में जाके खड़ी हो जाती है। एक बहुत लंबी लिस्ट है और साथ ही में उन्होंने एयर समिट का जिक्र भी किया। देश के लिए गर्व का मौका था, लेकिन उस समय भी इस तरह के अटेम्प्ट किए गए कांग्रेस द्वारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है। कांग्रेस के लिए एआई का मतलब है एनार्की इन इंडिया एंड एंटी इंडिया। और इसीलिए एआई समिट में जो इन्होंने टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, इमोशनलेस, ब्रेनलेस कृत्य किया, वो बीजेपी विरोध में उतरते उतरते बार बार देश विरोध में उतरते हैं और उसका गर्व भी मनाते हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी भारत की उपलब्धि का विरोध किया। अगर भारत की नई आत्मनिर्भर पार्लियामेंट होती है तो उसका विरोध करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 8% पे जाती है तो उसको डेड बोलते हैं। भारत आत्मनिर्भर वैक्सीन तैयार करता है तो उसका विरोध करते हैं। भारत में यूपीआई आता है तो उसका विरोध करते हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को ठोक देता है तो भी उसका विरोध करते हैं। क्रिकेट मैच जीतता है भारत, उसका भी विरोध करते हैं। तो आज राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि देश की जब भी कोई उपलब्धि होती है, राहुल गांधी और लश्कर राहुल पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। और इसी के चलते उन्होंने जो कृत्य एआई समिट में भारत मंडपम में किया, इससे तो कांग्रेस के नेता भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाकी साथी दल भी एक प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं। पर कांग्रेस इतनी बेशर्म है कि वो इस नंगे कृत्य को महात्मा गांधी जी के साथ तुलना करती है। आज कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आज ये इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस बन चुकी है, जो वैचारिक स्तर पर भी
किस प्रकार की नग्नता फैलाती है उसका परिचय बार बार दिखाई देता है। For the country, Congress has to oppose it, and the AI summit was a moment of fight for all in India, but unfortunately, country's oldest party attempted to tarnish this national celebration. Today, Congress party has become not INC Indian National Congress, but ANC Anti-National Congress. They are India Virodhi Nangi Congress. And this nakedness of their anti-India agenda is being seen every day. Whenever India achieves a new achievement, the Congress party is opposing it. It was AI summit. It was the summit of the country. But the shirtless, topless, characterless act done by them, it shows that for them AI means anti-India, not artificial intelligence. And Rahul Gandhi has made it his standard operating procedure that whenever he wants to oppose BJP, he ends up opposing India. Economy grows, he says economy is dead. We do well in UPI, he says UPI is nothing. We do Operation Sindoor and we are taking the daylights out of Pakistan, they oppose Operation Sindoor. We win a cricket match, they oppose that also. So in the name of BJP Virod, Lashkar-e Rahul does India Virod. And we have seen that what they have done in AI Summit, it has been called out by the courts, by the Congress leaders and by their allies like Samajwadi Party. Yet Congress Party displays the nakedness of its India Virodhi agenda. कि उन दोनों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच किया था, जो कि लिक्विड स्कैम की कॉन्स्पिरेसी है, और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और जो भी शराब घोटाले में लिप्त लोग हैं, उनको एक टेक्निकलिटी के आधार पर एक लोअर कोर्ट की तरफ से एक टेम्प्रोरी अगर कोई रिलीफ मिलती है और उसके खिलाफ अब सीबीआई ने हायर कोर्ट में अपील भी कर दी है, तो वो उसका ऐसे जश्न मना रहे हैं मानो ऐसे लगता है कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। अरे लोअर कोर्ट में कई बार लालू प्रसाद यादव से लेकर तमिलनाडु के कई मंत्रियों को भी लोअर कोर्ट ने राहत दी थी और हाई कोर्ट ने जाकर उनको कन्विक्ट कर दिया। अभी तो कानूनी लंबी लड़ाई बाकी है, परंतु सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल बाकी लोगों को कन्विंस करना तो छोड़ दे, उनके जो सबसे पुराने साथी जिनके साथ हाथ में हाथ पकड़कर 24 का चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी को तो कन्विंस कर दे कि उनको क्लीन चिट मिली है। पूरी दुनिया को कन्विंस करने में लगे हुए अरविंद केजरीवाल कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ ये हो गया, और वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में लिप्त नहीं है। तो मुझे लगता है पहले तो अरविंद केजरीवाल जाकर कांग्रेसियों को कन्विंस कर दे, क्योंकि आए दिन उनके साथ उनका कोई ना कोई नया रिश्ता शुरू हो जाता है। See, I cannot understand that whether this is celebration of corruption, because lower court on the basis of insufficient evidence, primarily because of the fact that Aam Aadmi Party has destroyed tons of evidence in this case, on a technicality, if it gives some sort of a temporary reprieve to escalate it and to amplify it as if we have won the entire legal battle, is to dishonestly portray what is the current situation. The fact of the matter is that be it Lalu Prasad Yadav or many ministers of DMK government who similarly got relief from the lower court were subsequently convicted by the higher courts and by the Supreme Court. So therefore there is no need to jump the gun. But if Mr. Kejriwal is so desperate to prove that he is a victim of so-called conspiracy, he must first forget convincing India or about others. He must convince his old friend Congress Party, because the Congress Party has a completely different take, an entirely different view on what Mr. Kejriwal is representing. In fact, they feel that Kejriwal and Aam Aadmi Party continue to be accountable for the Sharab Ghotala. So first go and convince your old friends. वहाँ के पार्लियामेंट को संबोधित किया, उसको गलत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में कहा वो इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था कि हमास गलत है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये अफसोस की बात है कि उनकी पूरी जमात विदेश नीति को भी वोट बैंक के चश्मे से देखती है
और वोट बैंक नीति को विदेश नीति के ऊपर हावी होने देती है। आज जिस प्रकार से इजराइल से भी भारत को, मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पार्लियामेंट्री पुरस्कार मिला, और पैलेस्टाइन से भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, ऐसा और कोई उदाहरण नहीं है दुनिया में कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को या एक देश को दोनों देशों से अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले। यह दिखाता है कि भारत इजराइल और पैलेस्टाइन के विषय में हमेशा जो पीस है, शांति है, अमन है, उसका पक्ष लेता है, और हमने आज भी वही किया है। हमने टेररिज्म के खिलाफ भी बोला है, हमास के खिलाफ भी बोला है, हमने पीस के लिए मांग भी की है, पीस प्लान की सराहना भी की है। पर दुख की बात यह है कि जो गाजा की बैग लेकर घूमते हैं, जो जय फिलिस्तीन ऐसे नारे लगाते हैं शपथ के समय पे, अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बम छोड़कर वहां पे मासूम बच्चों को मारा, पर वहां के मुसलमान बच्चों की इनको कोई चिंता नहीं है। यमन में हर रोज मुसलमान बच्चे मारे जा रहे बम गिरा के, वहां पर उनको चिंता नहीं है। जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों को तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, वहां पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, पर ओवैसी मियाँ कभी उनकी चिंता नहीं करते। ये कैसी ओवैसी मियाँ की उम्मा की कॉन्सेप्ट है कि गाजा के मुसलमानों के लिए तो बाजा बजाते हैं रोज, परंतु यहाँ पे जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उनके लिए एक चिंता नहीं है। और प्रियंका वाड्रा जी भी वो गाजा करती हैं, पर हिंदू जो ढाका में मरता है या मारा जाता है उसके बारे में एक शब्द कांग्रेस पार्टी अपने CWC में नहीं लाती है। तो ये चयनात्मक दृष्टि से इनका मानवता क्यों जागता है, इस समझ के परे है। Israel and he gave an address in the Parliament of Israel. The Prime Minister of India said that India stands with Israel, and you could have just said that Hamas is wrong in your address. See, it is very sad that Owaisi ji, Priyanka ji, Samajwadi Party, this entire Jamaat, they are putting the goggles of vote bank while seeing foreign policy also. That for them, vote bank niti is above the Videsh niti. And therefore, at a time when India is the only nation in the world that gets the highest civilian or parliamentary honors from both Israel and Palestine, it can talk to both nations. It has spoken against terror of Hamas, and it has also advocated for peace plan in Gaza. It has ensured that we are on the side of peace, Buddh, not Yudh. Then at that time also, these people, which I call the Gaza lobby, they are cribbing and crying. No problem. Gaza lobby should tell us that if you can see the Muslims in Gaza who are being punished as per you, then why can't you see the Muslims in Afghanistan and the children in Afghanistan who have been bombed by Pakistan? How come you are missing to see the Muslims in Xinjiang who are facing huge brutalities? How come you are not seeing the Muslims in Yemen who are facing the bombing? How selectively your humanity and your Islamophobia lens is being applied? How you are not seeing the atrocities on Muslims here and you are never complaining about this? And Priyanka ji, you are taking bag of Gaza. You are writing articles, CWC resolution. But what about Hindus in Dhaka? It shows that their approach to humanitarian causes is selective and is determined by their vote bank considerations. वाड्रा के आज तक जेल गए क्या, सोनिया गांधी गई क्या, राहुल गांधी गए, लेकिन संजय सिंह गए, मैं गया, तो कांग्रेस क्यों ऐसे ब्लेम कर रही है और डज इट हैव नो शेम? अरविंद केजरीवाल की मेमोरी सिलेक्टिव और कितनी कन्वीनियंट है। आज उनको नज़र आ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं गए, राहुल गांधी जेल नहीं गए, फलाना जेल नहीं गए, उन्होंने बेल ली है। अगर बेल ली है, बेल नहीं लेते तो जेल ही जाते। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपको जेल योग्य व्यक्ति लग रहा है, उनके साथ 24 में हाथ मिलाकर चुनाव क्यों लड़ रहे थे, वो भी संविधान और भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों पर। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। पहले तो आप ये बताइए कि जिन लोगों को आप जेल जाने योग्य समझते हैं, उन लोगों के साथ आपने गठबंधन क्यों किया? और यही इंडिया अलायंस का हाल है। देखिए, केजरीवाल जी को कुछ इंडिया अलायंस के नेता, उमर अब्दुल्ला डीएम के, बोलते देखो कितना अच्छा हो गया इनके साथ, कोर्ट में इनको क्लीन चिट मिल गई है। और कांग्रेस पार्टी ये क्लीन चिट मानने को तैयार नहीं, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को गरिया रही है। तो ये दिखाता है इंडिया अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने कन्वीनियंस और कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं।
Sanjay Singh went to jail, I went to jail. So what is Congress saying, and does it have no shame? This shows that Mr. Kejriwal has selective memory, convenient selective memory syndrome. The same people, if they have not gone to jail and they are so corrupt, and you fought and you created your party against these people, why you have held their hand in 24 for elections to fight against corruption and for Samvidhan? Just now you have fought elections with them. So how come they were very good in 24 and they have become very bad in 26? And they are not in jail because they have taken bail. Bail is right. But one thing is clear, that when you are saying that you have got clean sheet, and some leaders in India Alliance are saying this, the Congress party who is also in India Alliance is saying no, Kejriwal is corrupt, and Kejriwal is calling Congress corrupt. Now my question is that this India Alliance complete confusion is out in the open, that how they are only full of division, convenience and confusion. सर उमर अब्दुल्ला और ये केस पूरा पॉलिटिकल केस है. उमर अब्दुल्ला जी की सरकार कांग्रेस के साथ चल रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में. उमर अब्दुल्ला जी ने कांग्रेस को फोन करके पूछा है कि क्लीन चिट मिली है कि नहीं मिली है. उमर अब्दुल्ला जी एक बार कांग्रेस के वो नेताओं को फोन करके पूछ लीजिए, वो तो मानते नहीं है. वहाँ पे कश्मीर से बयान आ रहा है कि क्लीन चिट है, और यहाँ पे दिल्ली में बैठे जो इनके लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं क्लीन चिट नहीं है, ये तो केजरीवाल को नहला धुला के बाहर कर दिया है. तो खेड़ा की माने या कश्मीर से उमर अब्दुल्ला की माने, समझ में ही नहीं आ रहा. ये इंडिया अलायंस एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें क्या स्टैंड लेना है इनके व्हाट्सएप ग्रुप में तय करके एक स्टैंड ले. बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक हाथ ये बोलता है दूसरा हाथ ये बोलता है, इतना कंफ्यूजन है. और केजरीवाल जी जो है वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है वो भी क्लैरिफाई कर दे. It is becoming very confusing for us, even to give the reaction in the morning, because what is happening is that in India Alliance, one section of India Alliance from Kashmir to Kanyakumari is saying that no, Mr. Kejriwal is innocent, and then Mr. Khera, who is also part of India Alliance, is saying no, Mr. Kejriwal is corrupt. So which organ of India Alliance is to be believed? The Kheda one or the Kashmir one? It is unable to have one stand on one issue. And therefore, I recommend with utmost humility that one India Alliance issue stand WhatsApp group should be created. In that, all of them, they can put their suggestions. They can take one stand, and that one stand can be projected to the country, because one DMK is taking one stand, Umar Abdullah is taking one stand, Congress is taking one stand, and one cannot understand if Kejriwal is in India Alliance or not. So India GDP 26 government estimates after base year revision. देखिए एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था किस तेजी से बढ़ रही है, ये दिखाता है कि पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है हमारी अर्थव्यवस्था को, तो 11वें स्थान से आज चौथे और तीसरे स्थान की ओर हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है. फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी में आ रही है. हमने जिस प्रकार से सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बार बार अपने आप को स्थापित किया है, और IMF का डेटा भी ये मान रहा है. और अब तो हमने बेस ईयर को चेंज किया है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर इकोनॉमी अपनाती है हर कुछ वर्षों में. मनमोहन सिंह जी के ज़माने में भी 2 बार हुआ, हमारे ज़माने में भी अब हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस होती है उसको रिफ्लेक्ट करना होता है. और तब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% इस क्वार्टर 3 की, और फुल ईयर की 7.6% जो दिखा रही है. तो ये दिखाता है कि भारत आर्थिक जगत में एक चमकता हुआ तारा है. पर दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की इकोनॉमी का लोहा मानती है, इतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है कि यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो या अन्य विकसित देश हो, वो हमसे ट्रेड डील करना चाहते हैं. एक LOP, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी, वो अर्थव्यवस्था को डेड बोलते हैं. दरअसल उनका पॉलिटिकल करियर डेड है, और भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक और युवा शक्ति के ऊपर इस प्रकार के सवाल चिन्ह खड़े करने वाले राहुल गांधी को ये डेटा देखने के बाद देश से माफी मांगनी चाहिए. See, it is a matter of great satisfaction that in the last 11 years, under leadership of Prime Minister Modi and Reform, Perform, Transform,
We are growing at the fastest pace, and year after year, IMF is recognizing that we are the largest, fastest growing economy in the world, that we have gone from 11th to 4th to 3rd position very soon, that we are delivering economic growth at a pace never seen before. And this shows that India is a bright spot on the economic platform of the world. But it is unfortunate that despite these achievements of India, there are some people who only want to berate Bharat, who only want to do Bharat ki badnami. And such LOPs, leader of propaganda, leader of Pakistani agenda, Rahul Gandhi, they say economy is dead even when economy is outperforming. The entire world wants to do trade deal with India because India's economy is doing so well. But he says Bharat ki economy dead hai. Actually his entire career is dead, and he must apologize to Indians and to Yuva Shakti for constantly berating the achievements of India on international economic platform.